दोस्तों, मैं शराबी हूँ। मेरा नाम दिलीप है। आज असीम भगवान की दिलीप कृपा राव। है। क्या हाय, दिलीप? हाय, हाय, हाय। आज असीम भगवान की कृपा है। आप सभी भाइयों का साथ और स्पॉन्सर की मदद, यही एकमेव कारण है कि मैं अभी तक वो जहरीला घूंट नहीं लिया और एक संतुलित जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, जो अभी अनुभव हुए ऐसे मेरे भी अनुभव है, लेकिन शराब मुझे घाटों में लाएंगी। मेरी जिंदगी पूरी तबाह होंगी, बर्बाद होंगी। मैं पागल हूंगा और मेरा परिवार मुझे छोड़ के चले जाएगा। इसके लिए मैंने शराब नहीं पिया था। मैं थोड़ा सब्जेक्ट पर आने के पहले मैं मेरा अल्कोहलिज्म बताना चाहूंगा। बड़ा अच्छा मेरा एजुकेशन हुआ। मुझे काम धंधे भी बड़े अच्छे मिले, तो मिसेज भी अच्छी मिली, दो बच्चे भी हो गए और बड़ी सुचारू ढंग से मैं अपनी जिंदगी जी रहा था। अचानक मेरी जिंदगी में ऐसी भयानक रूप से शराब आ गई कि जैसे सुनामी आती है, सुनामी के समान मेरी जिंदगी में शराब आ गई और सब कुछ तबाही और बर्बादी करके मुझे अ, महल से रास्ते में आना, यानी नॉट समन्स डेथ, ऐसी मेरी जिंदगी हो गई थी। जैसा बिल्कुल महल से मैं रास्ते पे आ गया। अभी एक भाई ने जिक्र किया है घाटों का। तो शराब की दूरी के लिए सारे प्रयास हो चुके थे, जितने भी प्रयास करना था मेरे परिवार ने, सारे प्रयास हो चुके थे। आवा बावा, गंडा ताबीज, नींबू नारियल। और उसके बाद में मेरे स्वभाव में और मेरे बिहेवियर में चेंजेस आने लगे, लेकिन मुझे नहीं दिख रहे थे, पर मेरे परिवार को दिख रहे थे। तो एक साइकेट्री का लॉकअप है, वहां पे मुझे डाल दिया गया। वहां कुछ दिन के बाद में निकला वहां से। तो वो साइकेट्रिस्ट ने मुझे बता दिया था कि भाई, अभी तुम शराब पियोगे तो तुम मर जाओगे। कुछ दिनों के बाद में मुझे वहां से रिलीज हुआ, मैं हॉस्पिटल से, सेक्रेटरी के लॉकअप से। फिर भी मेरे हाथ में शराबी आई और उसके बाद में मुझे व्यसन मुक्ति में डाला गया, रियाब सेंटर नागपुर में। वहां मैंने 100 दिन काटा। वहां से निकलने के बाद में भी मेरे हाथ में शराबी आ गई। सारे लोग समझा रहे, लेकिन वो बातें समझ में नहीं आ रही थी। यानी मैं मेंटल डिसऑर्डर हो गया था। मैं एक प्रकार का पागल इंसान बन चुका था शराबखोरी में। ये पड़ाव फिर यहाँ नहीं रुका। घर में एक रात को बहुत खतरनाक दांगड़ो हो गया। औरत के 12:30 बजे मैंने 15 साल के जो अच्छे कपड़े लेके दिया था, मैंने वो ड्रेसेस और उसकी साड़ियां मैंने काट दिया। और एक छठी क्लास में लड़की और एक तीसरी क्लास में लड़का, वो औजार मैंने मेरे मिसेस के गर्दन पे तान दिया। उसी रात को मेरा परिवार रात के 12:30 बजे मुझे छोड़ के चले गए। और मिसेस ये बोल के गई कि भाई, मैं 4 घर में या बंगले में बर्तन साफ करूंगी, पर मैं एक ऐसा खतरनाक इंसान, वाहियात इंसान, एक कसाई इंसान, इसके साथ में नहीं रहूंगी। मुझे इस बात का मलाल नहीं। जवान औरत है, 32 साल की, देखने में सुंदर है, पर मुझे कोई मलाल नहीं कि साले रात के 12:30 बजे ऑटो वाले, रिक्शा वाले क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मुझे कोई लेना नहीं, देना नहीं। मेरा एक ही था कि भाई, जस्ट आई वांट टू ड्रिंक्स, अदरवाइज आई कांट डू एनीथिंग। मुझे औरत नहीं होना, बच्चे नहीं होना, मुझे काम नहीं, धंधा नहीं। केवल और केवल डिपेंडेंसी शराब के ऊपर में हो गई। यानी जैसे एनेस्थेसिया का जो इंजेक्शन लेता हूँ, तो पूरी बेहोशी आ जाती है पूरे माइंड एंड ब्रेन में और बॉडी में। ऐसे एनेस्थेसिया की इंजेक्शन के समान मैंने जिंदगी काफी साल तक जिया। जिस घर में रहता था उस घर मालक ने भगा दिया, और जो मेरा मकान था वो शराबखोरी में मकान चला गया। मैं रास्ते में आया और घाटों में रहने लगा। बर्निंग घाट, जहाँ पे मुर्दों को जलाया जाता है। भीख मांगने की नौबत आ गई, भीख मांग रहा हूँ। भीख देना भी लोगों ने बंद कर दिया। फिर अभी करना क्या। 8-9 महीने मैंने निकाला वहां पे घाटों में। और ऐसा लगने लगा कि अभी जिंदगी में कोई मतलब नहीं है, जिंदगी का कोई पर्पज नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। सब कुछ तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, जल गया। और मेरा जो लत है, ये कभी शराब की लत, ये बंद होने वाली नहीं है, ये विचार लेकर मैं चल रहा था। और उसी में एक बेवड़े को अच्छे विचार नहीं आते, ये मरने के विचार आते हैं। ये जो मेरा सोबराइटी डेट है, 20 जनवरी, पता नहीं 8 दिन से सोच रहा था मैं। और एक विचार आ गया सुबह 8-7 बजे कि अभी 20 तारीख को अपना काम तमाम करना है। ये उद्देश्य लेकर मैं घाट से निकल गया। इन बिटवीन एक मेंबर मिला मुझे, जो ए में 1 साल हो गया था उसको। पर उसने मेरा लाइफ स्टाइल देखा था 15 साल पहले, कि मैं क्या करता हूँ, कैसा हूँ। डिफेंस, रेलवे, WCL माइल में मैं कॉन्ट्रैक्टर था। 15 साल पहले मैं लाखों रुपए कमाता था। उसने मेरी अवदशा देखा। मैं 7-8 महीने से नहाया नहीं, ब्रश नहीं,
कपड़े की बदबू आ रही है, बॉडी की बदबू आ रही है। ऐसी अवस्था में उसने मुझे सुबह सुबह देखा और मुझे बोला उसने कि यार दिलीप, दारू छोड़ना है क्या? मैंने उसको गाली दे दिया, क्योंकि मैं उसको जानता था। साले बोला फालतू की बकवास मत कर। आवा बावा गंडा ताबीज हो गया, डॉक्टर्स हो गए, उसका लॉकअप हो गया, उसके इलेक्ट्रिकल के हाई डिग्री शॉक खाया हूं मैंने। व्यसन मुक्ति में रह चुका हूं मैं 100 दिन। फिर अभी तो फालतू की बात क्यों कर रहे तू? कहाँ दारू बंद होने वाली है? नहीं यार, बोले तू चल। तो ऐसी नरक यातना हो रही थी। ऐसी अवस्था कर दिया था मैंने अपनी और मेरे परिवार की भी। एक नरकीय स्थिति बन गई थी। वो जबरदस्ती किया उसने। मैं 2 दिन एक रिट्रीट था, वहां पे बैठा। पूरे बॉडी से पानी निकल रहा था, बॉडी कपकपा रही थी, थरथराहट हो रही थी, वाइब्रेशन हो रहा था, झंझनाहट हो रही थी। पहले दिन क्या शेयरिंग हुआ पता नहीं, कौन शेयरर थे ये भी नहीं मालूम। दूसरे दिन भी वही अवस्था, बॉडी पूरी कपकपा रही थी, वाइब्रेशन हो रहा था। और क्या शेयरिंग हो रही थी, कौन शेयरर था मुझे कुछ भी नहीं मालूम। इतना मालूम है, जब वो लोगों ने मटन वटन खाया, मेरे से कोई मटन वटन गया नहीं अंदर। वोमिटिंग आ रही थी। इतने सालों की शराब थी, 16-17 साल शराब पिया था मैंने। और मेरी शराब ऐसी नहीं थी शाम वाली। मुझे शाम को भी लगती थी, दोपहर में भी लगती थी, और पैटिया 3 बजे लगती थी। यानी 24 आवर्स मुझे डिपेंडेंसी पूरी शराब के ऊपर में थी। तो यही टाइम था, 4 साढ़े 4 बजे का। लोग अपने अपने घर में बढ़िया मटन वटन खा के जाने लगे। मैं अकेला रह गया वहां पे। ये बुजुर्ग बोले मेरे को, अरे तुम गए नहीं? मैं बोला सर कहाँ जाऊँ मैं, मेरे पास में तो जगह नहीं है रहने के लिए, मैं घाटों में रहता हूँ, फुटपाथ में रहता हूँ। अरे यार तुम चलो यार, बोले। मेरे यार टेरिस है, बोले खाली टेरिस पड़ा है वहां पे, कुछ दिन तक अपना अरेंजमेंट कर लो, बोले। कपकपाती ठंडी, जनवरी महीना, वहां कुछ दिन निकाला। और फिर मीटिंग शुरू किया। मीटिंग शुरू हो गई। 3 महीने में स्पॉन्सर किया। खाना नहीं, दिन तालाब में मीटिंग करता था। वहां सुशील भैया थे, आज 80 साल के वो। 1 से 2 की मीटिंग रहती है, स्पॉन्सर बनाया उनको ही। मैं ये सोचता था, ये आदमी 80 साल हो गए, इतने भरे धूप में खुले में मीटिंग ले रहा है। ये तो बहुत बड़ा अधिकारी था बैंक में, बैंक से रिटायर्ड है, उनका परिवार भी नौकरी पेशे वाले थे। फिर इनके घर में कूलर है, एसी है, ये यहाँ क्या कर रहे? तो बोले आना पड़ेगा, बोले मुझे दारू से दूरी चाहिए तो मुझे आना पड़ेगा। अभी तो बोला तुमको 30 साल हो गए, 32 साल हो गए, और इतने धूप में उम्र हो गई है। नहीं नहीं, बोले मुझे मेरे लिए आना है। बाकी लोग भी रहते थे, 25-25 नए लोग। तो एक ऐसा डिटर्मिनेशन चालू हो गया। जैसे शराब के मामले में मैंने कंप्रोमाइज नहीं किया था, वैसा मैंने मीटिंग के लिए कंप्रोमाइज नहीं किया। हमारे ए में लिखा है लिटरेचर में कि कॉम्प्रोमाइज इज द एनिमी ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्राम। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम आध्यात्मिक है। इस आध्यात्मिक प्रोग्राम के साथ में अगर मैं कॉम्प्रोमाइज करता हूँ तो मैं दुश्मनी मोड़ रहा हूँ। तो 90 दिन मुझे बुलाया गया। 90 दिन में 90 मीटिंग बोले, मैंने 250 कर लिया। सुबह की मीटिंग, दोपहर की मीटिंग, शाम को मीटिंग। नागपुर में अरेंजमेंट है, तीनों टाइम मीटिंग है। हमारी विलिंगनेस और हमारी डिजायर चाहिए। दोस्तों, ये सिलसिला चालू हो गया। और धीरे धीरे मेरा पागलपन जो था, ये पागलपन धीरे धीरे जाने लगा। और फिर ऐसा लगने लगने लगा कि इधर में मेरी शराब दूर हो सकती है, लेकिन एक अच्छा जिंदगी देना चाहता है, ऐसे ओल्ड टाइमर बोल रहे थे। और एक ओल्ड टाइमर ने तो ये भी बोल दिया था कि सर, बोला अभी मैं ये मीटिंग करके दारू छोड़ के उम्र 45 साल हो गई, करूँ क्या? सब कुछ तो तबाही हो गई मेरी, बर्बादी हो गई मेरी। औरत भी चली गई है, बच्चे भी चले गए हैं, काम धंधे चले गए हैं। रेलवे ने मेरे को 19 लाख रुपए मेरे फोरफिट कर दिया, जब्ती कर दिया। अभी शराब छोड़ के करूँ क्या? 45 साल की उम्र हो गई है, मजा नहीं आ रहा, बोला यहाँ पे। तो वो ओल्ड टाइमर बोलते हैं कि दिलीप, अल्कोहलिक एनोनिमस अलिखित दावा करता है कि जो गया वो वापस आएगा, बशर्ते इस प्रोग्राम को थारोली और ऑनेस्टली काम करना पड़ेगा। दोस्तों, उसने वो जो बार भर दिया मुझे, एक आशा और एक श्रद्धा और एक विश्वास, वहां से शुरुआत हो गई। 8 महीने हो गए, हमारी एनिवर्सरी आ गई। मिसेस मेरी मुझे दोपहर की मीटिंग में मिलने आई, और उसके बाद में 2-3 महीने के बाद में पैचअप हो गया। तो आज सोचता हूँ मैं कि क्या कैसी जिंदगी जी रहा था मैं। धीरे धीरे बीमारी के पार समझने लगे। आप लोगों के सुनते रहा मैं, आज भी सुनने की बहुत इच्छा होती है। बीमारी जब सुना मैंने, तो ये वैसी इस टाइप का बीमारी मेरे को बाहरी दुनिया में किसी ने समझाया नहीं, ना साइकेट्रिस्ट ने समझाया, ना कहीं व्यसन मुक्ति वाले ने समझाया, ना कोई किताब मैंने पढ़ा, कहीं पर भी नहीं। और मैंने अपनी रजामंदी दे दिया, मैंने अपना हथियार डाल दिया, एडमिट कि भाई मानसिक आकर्षण है, शराब नहीं पी रहा हूँ, शराब के बारे में सोच रहा हूँ।
फिजिकल एनर्जी का पार्ट बताया कि मैं प्रमाण में नहीं पी सकता हूँ, एक पैक पीने के लिए जाता हूँ तो मैं रुक नहीं सकता है। वो दूसरा जो पार्ट था, वो दूसरा जो लक्षण था, उसको भी मैंने रजामंदी कर दिया। और तीसरा जो पार्ट था, नैतिकता का अधपतन, उसमें तो बहुत ही खतरनाक लेवल पर मैंने जमीन चाट लिया। औरत के कपड़े काट डाला, औरत ने जहर पी लिया मेरे। वो हॉस्पिटल में गई, फिर भी मैं उसको मिलने के लिए नहीं गया, और गया भी तो नीचे में ही जाके शराब पिया, और ब्लैकआउट स्टेज में वही नाली में गिर गिर गया। ये सारी चीजें का मैं अपने धीरे धीरे बारकाई से अवलोकन करने लगा, और मैंने मान लिया कि अभी अपनी अक्ल उच्छारी नहीं लगाना है। मैं दोस्तों तीनों पार्ट को रजामंदी दे दिया कि जैसी जिंदगी जलानी थी मैंने जला दिया। अब वो राख पर भैंस कैसी, और धुएं पे एतवार क्यों, चर्चा क्यों। प्रोग्राम को रिस्पॉन्ड करने लगा, और रिएक्ट करना मैंने बंद कर दिया। धीरे धीरे जर्नी शुरू हो गई, और 11 महीने के बाद में विशेष के साथ में मेरा पैचअप हो गया। मैं मेरे स्पॉन्सर को पूछा, गुरुजी बोला मेरी मिसेज 4 दिन नहीं रहने वाली, अगस्त महीने में मिल जाएगी, 8वें महीने में, और उसके बाद में और उसने 3 महीने लिया। यह मुझे समझ में नहीं आया। दारू तो मेरी बंद है। बोले दारू छोड़ने का अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम नहीं है, तुम्हारी मिसेज लेट आने का मतलब कुछ और है। उन्होंने समझा दिया मुझे, और हमारे ग्रेप वाइन में भी लिखा है कि इस मीटिंग में मैं कितने भी साल आके बैठूं, अगर मेरे में प्रोफाउंड या थारोली बदलाव या सुधारना नहीं होता है, तो इस मीटिंग में बैठने के बाद में भी मैं शराब पीके हूँ। टाइटल है ड्राई सोबर, सूखा शराबी। मामला ये आ गया, कैसी मिसेस आएंगी, स्वभाव दोष जैसे के वैसे, खुन्नस थी, घमंड था, अहंकार था, दोषारोपण था, एलिगेशंस लगाना था, ये चल ही रहा था। पर दारू दूर थी। और फिर बिल साहब ने बोला है कि भाई लिखा है कि द अल्कोहलिक एनोनिमस प्रोग्राम इज नॉट अ गेट ओवर, केवल केवल शराब से दूरी का ये प्रोग्राम नहीं है। तो आगे जाके उन्होंने लिखा है कि द अल्कोहलिक एनोनिमस प्रोग्राम इज हैप्पी जायस फियरलेस सक्सेस देन गेट टू सोबर। तो दारू तो बंद हो गई, लेकिन खुशनुमा जिंदगी जी रहा हूँ क्या मैं, और मेरे साथ में मेरे परिवार को जीने दे रहा हूँ क्या? बिल्कुल नहीं। दारू बंद है, उपकार कर लिया मैंने, बहुत बड़ा तीर मार लिया मैंने। ये लैंग्वेज थी मेरी। कैसे आएंगी मिसेस? रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा है मेरे परिवार को मेरी शराब की दूरी का। 11 महीने बीतने के बाद मेरी मिसेस आई, पहले बर्थडे में। इसका मतलब ये था, स्पिरिचुअल प्राइड यहाँ बोला जाए, एक आध्यात्मिक घमंड। प्रोग्राम कुछ भी ढंग से नहीं समझ में आ रहा है, स्टेप वर्क ठीक से हुआ नहीं था। लेकिन जब 8वें महीने में मिसेस मिलके गई, तब मैंने, आवाज आ रही? अभी आ रही है। आ हाँ, रही एक है। फोन, हाँ, ये एक फोन आया था, सॉरी। ओके ओके, प्लीज कंटिन्यू। तो जब स्टेप वर्क करना चालू किया, खास तौर पे चौथे कदम पर मेरा स्कैनिंग हो गया मेरे बीमारी का। मेरा एक्सरा निकल गया कि मैं इस टाइप का कैसा क्या बन चुका हूँ, और ऐसे मेरे अंदर में विचार क्यों आ रहे हैं। मैं दूसरों को ही दोष क्यों दे रहा हूँ, खुद दोषी रहने के बाद दूसरों को ही दोष दे रहा हूँ मैं। मिसेस को दोष दे रहा हूँ, बच्चे को दोष दे रहा हूँ। वो छोटे छोटे बच्चे, उनका क्या दोष? 3-4 साल का लड़का, 6-7 साल की लड़की, उनका क्या दोष है? मिसेस का क्या दोष है? मेरी शराबखोरी में बेचारी 2 टाइम का बच्चों को खाना तो दे रही है, उनको तो टिफिन दे रही है, उनकी केयर ले रही है। मुझे कोई लेना देना नहीं। सेल्फ विल रन राइट, मैं बोलूँ सो कायदा। फिर चौथे स्टेप पर मैंने जब अपनी इन्वेंटरी लिया और अपना लेखा जोखा अपने स्पॉन्सर के सामने राइटिंग में रखा, तब रियलाइजेशन हुआ कि शराब ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हमारे 12 कदम जो है, 12 स्टेप्स है, उसमें केवल आधे लाइन में अल्कोहल का रेफरेंस है, शराब का रेफरेंस केवल आधे लाइन में है। 11.5 लाइन में कहीं पर भी रेफरेंस अल्कोहल का नहीं है। इसका मतलब ये है कि शराब ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। और हमारे लिटरेचर में भी लिखा है कि वी आर नॉट एडिक्टेड टू अल्कोहल और ड्रग्स, वी आर नॉट एडिक्टेड टू अल्कोहल और ड्रग्स, वी आर एडिक्टेड टू एस्केपिंग रियलिटी। मैं शराब का लती, गुलाम, लाचार, बेबस नहीं हूँ। मैं किस चीज का गुलाम, लाचार, बेबस, लती हूँ? तो आगे में लिखा है कि वी आर एडिक्टेड टू एस्केपिंग रियलिटी, नॉट एक्सेप्ट। मैं मेरी वास्तविकता को मानता नहीं। ईगो नेवर एक्सेप्ट द ट्रूथ। मेरा घमंड मेरी वास्तविकता को नहीं मानता। मेरा अहंकार मेरी वास्तविकता को नहीं मानता। और मेरी वास्तविकता क्या है, ये तो मैं अच्छे से जानता हूँ। मैं 1 नंबर का बेईमान हूँ, मैं 1 नंबर का धोखेबाज हूँ, मैं 1 नंबर का कमीना हूँ, मैं 1 नंबर का चालबाज हूँ, मैं 1 नंबर का कल्प्रिट हूँ, दोषी हूँ, मैं 1 नंबर का वाहियात हूँ, मैं 1 नंबर का
कमीना, ये सारी चीजें चौथे स्टेप पर मेरा स्कैन हो गया। स्कैनिंग, ब्रेन मैपिंग जैसा होता है वैसा स्कैनिंग हो गया। और फिर सामने आ गया कि सारे के सारे दोष मेरे अंदर में है। दोष आरोपण किसको कर रहा हूँ? दूसरों को। तो ये बात सामने में आ गई कि मैं स्वभाव दोष से पूरी तरह भर चुका हूँ। अब मुझे उसमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि दारू ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। ये आने के बाद में समझ में आ गया कि दारू ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मेरा प्रॉब्लम है स्वभाव दोष। मुझे उसके ऊपर में काम करना पड़ेगा। हमेशा डर लगता था कोई भी निर्णय लेते समय, डर यानी मन के अंदर में भीति। और दूसरा, रिलेशन में हमेशा तान तनाव रहता था और बेचैनी और अकेलापन महसूस करता था। और गलतियां हो गई तो बार बार गलतियां हो रही है। और खुद की जो मेरी जो भी समस्या रहती थी उसका उसको मैं स्टोर करता था। और चिड़चिड़ापन, खतरनाक संताप, गुस्सा मेरे अंदर में बहुत। और खर्चा भी बस्ता कर रहा हूँ, बिना लेना देना कुछ नहीं। बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना, दूसरों को बेवकूफ समझना, ऐसे लोगों के बारे में मेरी धारणा हो गई थी। उनके सामने जाने से हचकिचाता था मैं, डर लगता था, समस्या होती थी। आसक्ति से भरा रहता था मैं, हर प्रकार की आसक्ति मेरे अंदर में। ये ऐसे विविध प्रकार की दुनिया भरे की सेल्फ सेंटरनेस में जाता था मैं। और आलस्य इतना रहता था कि जिसका कोई हद नहीं। आत्म करुणा इतनी खतरनाक अपने मन के मन अंदर में। और हमेशा दूसरों को दोष देखता था, हमेशा दूसरे को दोष। ये सारी चीजें मेरे अंदर में पूरी तरह भर गई थी। फिर यहाँ आने के बाद में मैं, अभी क्यों अपन दूसरे के मीटिंग में जाएंगे, अपने ग्रुप की मीटिंग करेंगे, 2 मीटिंग। देखो, ऐसा आत्मविश्वास बढ़ गया। नहीं नहीं, अभी काय को दूसरे की मीटिंग में जाने का, दूसरे ग्रुप में, अपने मीटिंग में, अपने 2 मीटिंग होती है वही जाने का। इस प्रकार की जो भावना थी मेरे अंदर में, ये ओत पोत भर गई थी। कोई भी सभा में अगर मीटिंग में जाना है तो काय को जाएंगे, क्यों जाएंगे। और फिर भौतिकता, इसके पीछे पड़ना। अभी भैया रिकवरी चालू हो गई है, अभी पैसे के पीछे पड़ो। शुरू में मैं 15-20 दिन आया था, बाद में मेरी ये पैसे के चक्कर में रिलैप्स हो गई। तो 1 साल के बाद में जब मैं रिटर्न आया तो चारों तरफ देखता हूँ तो घना कोरा अंधेरा है, मेरी जिंदगी में कुछ बचा नहीं था। मेरी बोलने वाली चीज मेरे पास में कुछ भी नहीं बची थी। ऐसी अवस्था मेरी दारू ने कर दिया था। क्योंकि मटेरियलिज्म कीप्स अवे फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी बोला गया। पहले आध्यात्मिकता और उसके बाद में भौतिकता। लेकिन मैं क्या करता हूँ, भौतिकता ये तोड़ डालती है आध्यात्मिकता को। इधर आने के बाद में जब स्टेप पर चालू हो गया तब समझ में आ गया कि मेरी बीमारी सादी बीमारी नहीं, मैं सादी बीमारी से ग्रसित नहीं हूँ। आज 15-20 साल के जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के फिगर देखते हैं, तो क्रॉनिक डिसीज से मरने वालों की संख्या जो है उसके ऊपर मेडिकल साइंस ने ग्रोथ किया, WHO ने ग्रोथ किया है। फिर वो कैंसर रहे, एड्स रहे, टीबी रहे, उसके ऊपर में ग्रोथ हो गया है। लेकिन अल्कोहलिज्म नाम की जो बीमारी है, जो मैं उसमें ग्रस्त हूँ, इसके ऊपर में दुनिया में कोई रासायनिक उपाय नहीं है। डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ बताते हैं कि देर इज नो केमिकल सॉल्यूशन टू ए स्पिरिचुअल मेलेडी। आध्यात्मिक बीमारी का रासायनिक उपाय पूरे यूनिवर्स में नहीं है। इस चीज को मैंने अच्छे तरीके से समझने के लिए मुझे निरंतर मीटिंग में मैं आते रहा। और फिर बाद में समझ में आ गया कि प्रोग्राम केवल दारू से दूरी का नहीं है। तो प्रोग्राम बोलता है कि ये प्रोग्राम सादा नहीं है और सोपा भी नहीं है, ये प्रोग्राम आध्यात्मिक है। फिर आध्यात्मिकता क्या है? शब्द बहुत बड़ा है, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। लेकिन एक ही शब्द, एक ही लाइन में बता सकता हूं मैं कि सेल्फ इवेल्यूशन, खुद का आत्म परीक्षण, यानी सत्य। क्योंकि मैं सत्य से भाग रहा था ना, सच्चाई से भाग रहा था मैं। आत्म परीक्षण आज अगर मैं करता हूँ चौथे फोर्थ स्टेप में, तब मेरा स्कैनिंग होके मेरा पूरा चरित्र, मेरा पूरा अस्तित्व, मेरी पूरी पर्सनैलिटी मेरे सामने आती है। अब तब महसूस होता है कि भैया तेरा दिलीप, दारू ये प्रॉब्लम नहीं है, तेरा प्रॉब्लम और कुछ है। फिर धीरे धीरे 12 प्रिंसिपल हमारे सामने रखे हैं, जो मेन प्रोग्राम अल्कोहलिक एनोनिमस के। अब केवल मीटिंग में जा रहा हूँ, दारू से दूरी बन रही है। ठीक है, मीटिंग में जा रहा हूँ, दारू से दूरी बन रही है, एग्री। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस को अभिप्रेत जो प्रोग्राम है वो मैं नहीं जी रहा था। 11 महीने मेरा परिवार नहीं आया, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा मेरे परिवार को मेरी शराब से दूरी का। इसमें एक बात समझ में आ गई 4 स्टेप इन्वेंट्री में, कि शराब तो ये मामला नहीं है। फिर स्टेप पर करना पड़ेगा। स्पॉन्सर के माध्यम से स्टेप पर चालू हो गया।
और प्रोग्राम बोलता है कि आध्यात्मिक है। फिर आध्यात्मिकता ये कोई मेजरमेंट नहीं इसका, किलो भर है, 10 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है, या 1000 किलो है। इसका कोई मेजरमेंट नहीं, आध्यात्मिकता का कोई मेजरमेंट नहीं। बिल साहब ने बहुत सुंदर लिखा है बिग बुक में, ए स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट अ थ्योरी, वी हैव टू लिव इट। आध्यात्मिकता ये सिद्धांत, कल्पना या परिकल्पना या थ्योरी नहीं हो सकती है। इसको आत्मसात करना पड़ेगा, इस प्रोग्राम को जीना पड़ेगा। और जो प्रोग्राम आध्यात्मिक जीता है उसी को वो प्रोग्राम में रियलाइज होता है। और ये प्रोग्राम बताने का नहीं है डायस पर। जैसे एक जमाना था, मैं सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक डायस पर जाता था, और मैं कैसा ठीक हूँ वो डायस से बता था। या उल्टा कर दिया, अल्कोहलिक चैनल्स ने सीधा कर दिया। ये का प्रोग्राम खुद को बताने का नहीं है, प्रोग्राम एहसास और रियलाइज करने का है। मेंबर को समझ में आता है, स्पॉन्सर को समझ में आता है, फेलोशिप को समझ में आता है। नहीं तो यहाँ पे उल्टा कर दिया। पहले अलग था मामला, मैं डायस से अपने आप को बहुत तुरम खान समझता था, बहुत बड़ा शहनशाह समझता था। पर यहाँ आने के बाद में जीरो बनना पड़ेगा, ये मुझे बताया गया। यहाँ अपनी अक्ल, होशियारी, स्टेटस, लेवल, कैलिबर, प्रेस्टीज, पैसा, पावर, ये सब अलग, इसमें कोई लेना नहीं देना नहीं। डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग, हमारे प्रियम्बल में लिखा है, प्रस्तावना में क्लियर कट, डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग, शराब छोड़ने की इच्छा, मामला खत्म। लेकिन धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि भाई चिड़चिड़पन नहीं जा रहा है, घमंड नहीं जा रहा है, खुन्नस नहीं जा रही है। इसके ऊपर में तो काम करना पड़ेगा। ये जो हमारे 12 कदम है, ये मेरे ईगो को डिफ्लेक्शन करते हैं। डिप्लेशन यानी कम और नम कर डालते हैं। प्रोग्राम का मुख्य जो बेस है, यह है ईगो डिप्लेशन का प्रोग्राम है। जब तक मेरा घमंड और मेरा अहंकार कम नहीं होता, तब तक मेरी शराब दूर नहीं होती। अब ये 5-6 साल में मैं देख रहा हूँ, मैं नागपुर इंटर ग्रुप चेयरमैन रह चुका हूँ अभी। तो इस माध्यम से बहुत घूमने का मौका मिला, पुणे गया, भोपाल गया, इंदौर गया, मुंबई गया, विदर्भ में घूमते रहता हूँ। तो ये में आने के बाद में भी लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं, कारण क्या है? तो यही शॉर्ट कमिंग्स, दारू बंद हो गई, शॉर्ट कमिंग चालू हो जाती है, जुआ, लैटरी, पैसा, पैसे के पीछे भाग रहा हूं मैं। मेरा हो गया, मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट पर मेरे खुद के अनुभव के साथ साथ कुछ मैं रेफरेंस दूंगा जो मेरी जिंदगी के। प्रोग्राम बताने से ज्यादा बोलते कि प्रोग्राम सुनने का है। तो जब मैंने स्टेप पर चालू किया, तब मालूम पड़ा कि मामला गड़बड़ है। मेरे में गड़बड़ है, दूसरों में गड़बड़ नहीं है। क्योंकि जिंदगी मेरी बिगड़ी है तो औजार दिए है, बिगड़ी हुई जिंदगी के औजार है 12 प्रिंसिपल। ये 12 प्रिंसिपल मेरे को, मेरे जिंदगी को, एक नरकीय जीवन को, ये आध्यात्मिक औजार जो है 12, ये मेरी जिंदगी को नरकीय अवस्था से बाहर निकाल सकते हैं। ये एक विश्वास आ गया, क्योंकि मेरी तो जिंदगी नरकीय हो गई थी। तो यहाँ पे बहुत सुंदर बिग बुक में लिखा है कि भाई, देर वॉज नथिंग लेस फॉर अस बट पिकअप द सिंपल किट ऑफ स्पिरिचुअल टूल लेट डाउन एट अवर फेथ। मेरी बिगड़ी हुई जिंदगी के औजार, जो नरकीय जीवन था, ये आध्यात्मिक औजार से हमारी जिंदगी एक नरक अवस्था में जो गई थी, वो नरकीय अवस्था से बाहर निकालने के ये जो 12 उपकरण है, ये मेरे जिंदगी में अगर मैं लागू करता हूँ, तो सही मायने में जो अल्कोहलिक्स एनिमस को अभिप्रेत जीवन है, मैं डेफिनेटली जीवन जीने का प्रयास कर सकता हूं मैं। तो मेरे को पहले तो पुरानी धारणा ही छोड़ना पड़ेगा। पुरानी धारणा, ऐसे गलत चीजों में रहना, बार 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 एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, बार बार गलत चीजों में निगेटिविटी निगेटिविटी। क्योंकि मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। बिल साहब ने बोला, ये परिवर्तित, आध्यात्मिक परिवर्तित की बात करता है बिल साहब। बहुत सुंदर उन्होंने एक कोटेशन लिखा है हमारे लिटरेचर में कि भाई कैसी परिवर्तित, परिवर्तन कैसा होगा, आध्यात्मिकता को परिवर्तित करना। ये कितने महान बात बताए उन्होंने। एक जगह लिखा है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस इज नो सक्सेस स्टोरी इन द ऑर्डिनरी सेंस ऑफ वर्ड। अल्कोहलिक्स एनोनिमस शब्द के सामान्य अर्थों में कोई सफलता की कहानी नहीं है। इट इज ए स्टोरी ऑफ सफरिंग ट्रांसमुटेड अंडर ग्रेस इनटू स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। जो अनुग्रह के तहत आध्यात्मिक प्रगति में का एहसास और आध्यात्मिक प्रगति में परिवर्तन की बात करता है। बिल साहब ने बहुत ही सुंदर लिखा है कि वो बोलते कि भाई, ए के शब्द के सामान्य अर्थों में कोई सफलता की कहानी नहीं है। जो अनुग्रह के तहत आध्यात्मिक प्रगति में
परिवर्तित होने का एहसास दिलाता है। क्या बात है। ये है प्रोग्राम। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम ये है कि विलिंगनेस टू ग्रो इज द एसेंस ऑफ ऑल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम के प्रति बढ़ने की रुचि, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम के प्रति अगर मेरी बढ़ने की रुचि है तो ये सभी आध्यात्मिक विकास का सार है। बहुत सुंदर लिखा है बिग बुक में। विलिंगनेस टू ग्रो इज द एसेंस ऑफ ऑल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। बहुत ही सुंदर, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ये क्या क्या बिल साहब क्या बताना चाहते हैं। उनको जो रियलाइजेशन हुआ है जब हम लोग देखते हैं पेज नंबर 27 to 49, जो बिल की स्टोरी में देयर इज अ सॉल्यूशन, उनको जो फोर्थ डायमेंशन का एहसास हुआ है तब उन्होंने अपनी कहानी लिखा है। तब वहां हम लोग पढ़ते हैं तो अपने को दिखता है कि प्रोग्राम केवल शराब से दूरी का नहीं है। शराब की दूरी तो 90 दिन एक रिगरस ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ इस प्रोग्राम को अगर मैं लागू करता हूँ तो 90 दिन में मेरी शराब से दूरी हो जाती है। पर मामला वहां नहीं रुकता है, वहां मामला नहीं रुकता है। दारू की जो बिल साहब ने क्लियर लिखा है कि ये दारू छोड़ने का ये प्रोग्राम नहीं है, कि एक पर्पजफुल जिंदगी, एक खुशनुमा जिंदगी, एक उद्देश्यपूर्ण जिंदगी, एक मकसद देही जिंदगी। मैं तो किसी के काम को नहीं आने वाला इंसान था, तो कैसी पर्पजफुल जिंदगी रहेंगी। हो ही नहीं सकता ना। लेकिन ये जो मैं 12 कदम, ये जो मेरे 12 टूल्स या मेरे जो औजार है या मेरे वेपन्स है, इस औजारों का अगर मैं ये 12 कदम सही में मैं मेरी जिंदगी में अगर मैं लागू करता हूँ, अप्लीकेबल करता हूँ, तब प्रोग्राम आगे बढ़ता है। तब वो अभिप्रेत अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो जीवन है वो मैं जीने का सही में मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैं 6.5 साल से वो प्रोग्राम जी रहा हूँ। तकलीफ, परेशानी, समस्या अपनी जगह है। बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, बहुत सारी तकलीफें होती है, बहुत सारा जगह कहीं आत्मसम्मान को ठेस पहुंच जाती है, कहीं कुछ बोल देते हैं। पर पहले जमाने में क्या था कि भाई किसी ने अगर आंख उठा के भी देखा तो ऐसा लगता था कि उसको उल्टा टंगा दो पहले, अभी के अभी, बाद में देखेंगे। पर आज वो नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम 12 कदम का है। तो उसमें ईगो का डिफ्लेशन होता है। मेरे अंदर में जितना भी घमंड है, मेरे अंदर में जितना भी अहंकार है, मेरे अंदर में जितना भी खुन्नस है, इसके ऊपर में जब मैं काम करते रहता हूँ तो एक नम्रता नाम की चीज है, एक पेशेंस नाम की कोई चीज है, वो जब मेरे अंदर में आता है तो आज इतना उफान नहीं मारता। मेरा जो स्वभाव है वो एक अल्कोहलिक का स्वभाव बहुत ही एग्रेसिव होता है, मेरा भी बहुत एग्रेसिव था। पर आज उफान नहीं मारता। भले मीटिंग में भी कोई अगर मेरी बेइज्जती कर दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो इसलिए नहीं फर्क पड़ता कि आज प्रोग्राम है। अगर पहले ऐसा नहीं था, किसी ने कुछ बोल दिया तो दही लस्सी दूध नहीं पीता था मैं, दारू ही पीता था ना। अभी कुत्ते की मौत नहीं मरना है, अभी कुत्ते की मौत नहीं मरना है। ये 6 साढ़े 6 साल में बहुत सारी समस्या, परेशानी, तकलीफ, बेइज्जती का भी सहारा करना पड़ा। अभी इंटरग्रुप चेयरमैन 2 साल था मैं, तो 10 में से 10 लोग खुश होंगे ऐसा नहीं रहता। 10 में से 1-2 लोग नाराज भी होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा भी बोल देते हैं। पर मैंने सुन लिया। लेकिन सुनते रहने से मेरी सोबराइटी मजबूत हो गई, मेरी सात्विकता मजबूत हो गई, और मेरे को अच्छा लगने लगा कि नहीं साला, वो अगर मैं रिएक्ट करता तो दारू आ सकती थी हाथ में, शराब आ सकती है हाथ में। ये प्रोग्राम कंप्लीट रिएक्ट रिएक्ट करने का नहीं है, ये प्रोग्राम कंप्लीटली रिस्पॉन्ड करने का प्रोग्राम है। मुझे रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा आखिरी मरते दम तक। तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई 12 कदम में कि भाई एक पर्पजफुल जिंदगी, एक उद्देश्यपूर्ण, एक मकसदपूर्ण। तो नहीं तो दारू बंद थी, पहले भी बंद थी, लेकिन उद्देश्य नहीं था जीने का, किसी की मदद का, कि किसी की चलो भाई। आज कैसा लगता है अंदर में कि ये एक अगर मैसेज आए तो आदमी रुकता नहीं है, फिर वो 10 किलोमीटर रहे, 50 किलोमीटर रहे, आदमी बरोबर जाता है कि नहीं, एक हाथ वहां पहुंचना चाहिए, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। आई एम रिस्पॉन्सिबल। जो हमारा कोटेशन है उसमें बोला है कि भाई मैं, अगर मुझे मैसेज आया तो पहले मेरा हाथ वहां पे पहुंचे। लेकिन शराबखोरी में ऐसा नहीं था ना, कोई उद्देश्य नहीं था। हाँ, देखेंगे, बाद में करेंगे, सोचेंगे, इस टाइप की धारणा थी, यानी प्रेजुडाइस, पूर्व धारणा मेरी ये थी, प्रोक्रास्टिनेशन, चाल ढकल। लेकिन आज अगर मैं कोई मैसेज आए तो मैं रुकता नहीं हूँ। अगर मेरे से नहीं जम रहा, मैं कहीं नागपुर के बाहर हूँ तो तड़क से मैं मैसेज दे देता हूँ सामने वाले के, भाई आज मैसेज आया, जरा उनके पास में चले जाना। तो ये जो पर्पजफुल लाइफ है, एक उद्देश्यपूर्ण जिंदगी, उद्देश्यपूर्ण जिंदगी। अभी कोरोना का माहौल था, मैं भी पॉजिटिव था, घर में मेरा लड़का भी पॉजिटिव था, मेरे पास में पैसे पानी से मैं
टूट गया था। भाई सरकारी अस्पताल में था और लड़का घर में था। समस्या ही नहीं, ऐसी नहीं, समस्या ही है, लेकिन उसका सोल्यूशन मैंने शराब में नहीं ढूंढा। बहुत बेकार अवस्था थी। जिस हाल में मुझे रखा गया था, वहां से 22 लोगों डेथ हो गए। 40 लोगों का वो कंपार्टमेंट था, हॉल था, और मेरे राइट साइड का भी गया और मेरे लेफ्ट साइड का भी गया। इन बिटवीन कोइंसिडेंस मेरे स्पॉन्सर का फोन है। दीदी बोले मेरे पास टाइम नहीं कुछ बचा। लड़का घर में पॉजिटिव, मैं हॉस्पिटल में पॉजिटिव। लेकिन अस्तित्व ने, परमात्मा ने ऐसा फूल के समान बाहर निकाल दिया। फूल के समान, इसका मतलब यह है कि अस्तित्व में भगवान वास करता है। इस निसर्ग में भगवान कहीं ना कहीं वास करता है। तो मुझे किसी की ना किसी की मदद करना पड़ेगा। मजबूरी से ही मुझे 12 कदम मेरे जिंदगी में लागू करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। नहीं तो यहाँ बिग बुक में बहुत सारे रेफरेंस आए हैं। 5 साल के बाद में रिलैप्स हो गई, 10 साल के बाद में रिलैप्स हो गई, 25 साल के बाद में रिलैप्स हो गई। इसका कारण क्या है? इतने साल होने के बाद में भी हाथ में शराब आ रही है। इसका मतलब है कि स्वभाव दोष के ऊपर में काम नहीं हुआ, तब तो शराब आ गई। समस्या, परेशानी, तकलीफ, हर्डल्स, ग्रीवेंसेस, ऑब्स्टेकल्स, ये सारी जिंदगी भर आते रहेंगे। लेकिन अगर मुझे कुत्ते की मौत नहीं मरना है तो दारू हाथ में नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए 12 कदम है, मजबूरी सही, मजबूरी सही, लेकिन मुझे 12 कदम अगर मैं जीता हूँ तो सही मायने में ये जो स्पिरिचुअल प्रोग्राम है, क्योंकि 12 कदम के बगैर स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होगा। 12 स्टेप की मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ तो आध्यात्मिक जागृति का मामला ही नहीं है ना। पर बिल साहब बोलते कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनको जो हुआ था, मैं देखता हूँ कुछ लोगों को, ओल्ड टाइमर को, उनमें दिखती है पूरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग। चेहरा आज भी देखता हूँ तो तेज चेहरा। 80 साल के नागपुर में कुछ लोग हैं, 80 साल हो गए उनको, 30, 35, 40 साल, 42 साल, जिनको सोबराइटी भी हो गए। मैं देखता हूँ उनको कि क्या जिंदगी जी रहे ये लोग, कितनी खुशनुमा जिंदगी जी रहे। बहुत सारे लोग हैं नागपुर में। तो वो बोलते हैं कि भैया बगैर विदाउट स्टेप वी आर नॉट इन एग्जिस्टेंस। हमारा अस्तित्व ही नहीं है बगैर स्टेप से। मजबूरी से, पर लेना तो पड़ेगा, क्योंकि सही में खुशनुमा जिंदगी जीना है। अल्कोहलिक एनोनिमस तो अभिप्रेत है खुशनुमा जिंदगी। शराब बंद हो गई है, चेहरे पे 12 नहीं बजना चाहिए। चेहरे पे 12 बजे से रहेंगे, स्टेप वर्क नहीं है, स्वभाव दोषों के ऊपर में काम नहीं है। तो मेरे साथ में मेरे परिवार के चेहरे भी 12 बजे रहेंगे। अगर चेहरे पे अगर 12 बजे रहेंगे तो मैं यहाँ पे भाषण देने का क्या मतलब है? बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े डायस पर जाना, चैरिटी बिगिंस एट होम, फैमिली आफ्टरवर्ड्स, सारे सब्जेक्ट के ऊपर में शेयरिंग करना। लेकिन घर में लोग खुश नहीं है ना। परिवार ही अगर मेरा खुश नहीं होगा तो फिर ये सब आपाधापी करने में मतलब क्या है? इसीलिए मजबूरी से ही, अगर वो सब्जेक्ट भी वैसा है कि आध्यात्मिकता के बगैर मेरी सुधारना अपूर्ण है, अधूरी है, इसका मतलब ही ये है कि दारू छोड़ने का ये प्रोग्राम नहीं है। आध्यात्मिकता तभी आएंगी, सत्य। आध्यात्मिकता का मतलब है सेल्फ इवेल्युएशन, खुद की छानबीन, खुद का इन्वेस्टिगेशन, खुद का पोस्टमार्टम, पूरा स्कैनिंग होके और एक्सरा मेरे सामने आ जाता है कि भैया मेरी औकात क्या है, मैं किस विचारों का बना हूँ। ये सारा का सारा स्कैनिंग होके मेरे सामने आ जाता है। नहीं तो जैसे मैंने शुरू में बताया था कि भाई इस मीटिंग में मैं कितने भी साल आके बैठूं, अगर मेरे में किसी भी प्रकार की सुधारना या चेंजेस नहीं हो रहा है तो इस मीटिंग में बैठने के बाद में भी मैं शराब पी के हूँ। और टाइटल है ड्राई सोबर, सूखा शराबी। तो मैं मेरे स्पॉन्सर को पूछता था, बोला फिर अगर अच्छी जिंदगी जीना है तो क्या करना पड़ेगा? बोले स्टेप पर करना ही पड़ेगा, मजबूरी से ही। तो धीरे धीरे जब स्टेप पर चालू हो गया तो आज देखता हूँ, लड़की 10वीं में थी, मुझे एक मेडल मिल गया था। लड़की मेरिट आ गई, नागपुर के सारे पेपर में फोटो। मेरे को 3 साल हो गए, फिर लड़की 12वीं में आ गई, फिर मेरिट आ गई। यानी यहाँ मैं सुनता था आप लोगों से कि मेरी रिकवरी के साथ मेरे परिवार की रिकवरी होना जरूरी है। तो ये मैं प्रैक्टिकली करते गया। मैंने कुछ कोई अलग से किया नहीं। अलग से किया नहीं मतलब मैंने, मेरे पास में पैसे नहीं थे, मैंने ट्यूशन नहीं लगाया। सीबीएसई स्कूल से बच्चे थे, वहां से निकाल के मैंने म्यूनसिपालिटी में डाल दिया। इतनी मेरी तबाही और बर्बादी हो गई थी। लेकिन बच्चों ने किया, क्योंकि घर में मेरी दारू बंद होने से आवाज नहीं आ रही थी घर में, तनातनी नहीं हो रही थी घर में, वातावरण बदला हो गया था। तो मैं ओल्ड टाइमर से सुनता था कि भाई मेरी रिकवरी के साथ साथ मेरी परिवार की रिकवरी बहुत जरूरी है। आज मैं देखता हूँ, लड़की 12वीं मिनट आ गई, अभी ग्रेजुएशन फाइनल में है,
वो बोल रही मुझे अभी हफ्ता भर पहले सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया, आईएएस लोगों का रिजल्ट आया। मैंने सोचा नहीं था, पापा बोले मेरे को दिल्ली जाना है, मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करना है। ये कहाँ से हुआ? ये आप लोगों को सुनते रहने से हुआ। मेरे को सुनना पड़ेगा जीवन भर, मुझे सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि सुनूंगा तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। अगर सुनने की मेरी अगर अभिलाषा नहीं होंगी, सुनने की अगर मेरी मानसिकता नहीं होंगी, और मैं अपने आप को अगर समझ जाऊं कि अभी मुझे सब समझ गया, तो ज्यादा दूर नहीं शराब। क्योंकि यह हमारे 12/12 में लिखा है, ट्रेडिशन नंबर 9 में, इस 12 कदम की अगर मैं अवहेलना करता हूँ तो मैंने मेरा डेथ वारंट साइन कर लिया। जी जी, तो प्लीज सर मैं कंटिन्यू। आखिरी पड़ाव पे आ गया हूं मैं। ओके ओके, तो प्लीज। हमारे 12/12 में एक चीज लिखी है, 12 कदम और 12 ट्रेडिशन में 9th नंबर की ट्रेडिशन है, उसमें लिखा है कि अगर मैं 12 कदम की अवहेलना करता हूँ तो मैंने मेरा डेथ वारंट साइन कर लिया। डेथ वारंट साइन कर लेने का मतलब ये है कि मुझे कुत्ते की मौत नहीं मरना है, मुझे मजबूरी सही, मुझे ये 12 कदम ये मेरे जिंदगी में लागू करना पड़ेगा। ये जो 12 औजार मुझे जो मिले, 12 प्रिंसिपल जो मिले हैं, 12 तत्व जो मिले हैं, इस तत्व को, इस प्रिंसिपल को, इस औजार को, इस उपकरण को मैं अगर मेरी जिंदगी में लागू करता हूँ तो सही मायने में एक आध्यात्मिक जीवन जीने की जो बात अल्कोहलिक्स एनोनिमस कहती है, तो एक पेशेंस, एक ठहराव, एक चिंता मुक्त। किस चीज की चिंता है साला? पहले तो बहुत कमाया, क्या मिला? कुछ भी नहीं, तो नहीं मिला। लेकिन आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आते रहने से जो गई हुई जो पूरी इज्जत चली गई थी, मट्टी फलित हो गई थी, आज 4 लोग पूछते हैं, घर में पूछते हैं, बाहर पूछते हैं, ये कहाँ से मिला? केवल आप लोगों को सुनते रहने से। इसीलिए नॉन स्टॉप मुझे मेरे घमंड के ऊपर में काम करना पड़ेगा, मेरे को अहंकार के ऊपर में काम करना पड़ेगा, मेरी खुन्नस के ऊपर में काम करना पड़ेगा, मेरा चिड़चिड़ापन है उसके ऊपर में काम करना पड़ेगा। और ये 12 कदम अगर मैं मेरी जिंदगी में लागू करता हूँ तो डेफिनेटली एक आध्यात्मिक जीवन जीने की जो बात अल्कोहलिक्स एनोनिमस को अभिप्रेत है, तो ये जीवन में सही में मैं जीने का प्रयास करता हूँ। और ये जो 12वां आखिरी का जो कदम मुझे बोलता है, उसको मुझे जीना पड़ेगा। 12वां कदम मुझे ये बोलता है कि भाई, दारू से जो दूरी मुझे मिली है वो ये रेंटल है। सोबराइटी इज नॉट आवर ओन्ड, इट्स रेंटेड एंड इट्स ड्यू एवरी डे। शराब से जो दूरी मिली है, मैंने कोई तीर नहीं मारा और ना ही मैंने कोई उपकार किया। शराब से जो दूरी मिली है ये रेंटल है, ये किराए से मिला है। और मुझे इंश्योरेंस में नए भाई को मदद के लिए काम करना पड़ेगा। ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस को अभिप्रेत है। नहीं तो मैं बोलूंगा कि भाई अभी मेरी दारू से दूरी हो गई, 4 लोग पूछ रहे हैं, समाज में इज्जत आ गई है, परिवार के लोग अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, ये सब कुछ नहीं है। मैं जिंदगी और मौत के बीच में हूँ। सोबराइटी इज नॉट अ हेल्थ ट्रेंड, इट्स लाइफ और डेथ, इट्स लाइफ और डेथ। शराब से दूरी मिल गई, शरीर अच्छा बन गया, मानसिकता अच्छी बन गई, 2 कपड़े अच्छे डाल रहा हूँ, किटी में डालने की औकात पैदा हो गई है, ये सब कुछ नहीं है। इट्स अ लाइफ और डेथ बोला गया। मैं जिंदगी और मौत के बीच में हूँ, मैं जिंदगी और मौत के बीच में हूँ। मैं बहुत लोगों को देखा, बहुत कम समय में लोग सुसाइड कर रहे हैं, एम में आने के बाद में भी सुसाइड कर रहे हैं, पागल हो रहे हैं लोग। कारण क्या है? 12 कदम सही में मैं मेरे अगर जिंदगी में लागू करता हूँ, और नए भाइयों की मदद, फिर वो शेयरिंग के माध्यम से रहे, फिजिकली मीटिंग के माध्यम से रहे, जैसा भी रहे, और खास तौर पे न्यूकमर्स की मदद, ये जो 12 कदम, इसको मुझे अपनी जिंदगी में सही मायने में लागू करना पड़ेगा। और 12 कदम अगर मैं नहीं लेता हूँ तो जो मुझे अभिप्रेत है, चित्त की शांति, मन की शांति, आत्म शांति, ये प्रोग्राम नहीं मिलेगा मुझे। मुझे दारू की दूरी मिल जाएंगी, मीटिंग में आ रहा हूँ, स्पॉन्सर नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, दारू की दूरी मिलेंगी, नो डाउट। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस को जो अभिप्रेत है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस को अभिप्रेत है हैप्पी, जायस, फियरलेस सक्सेस, देन गेट टू सोबर। एक आत्म शांति, एक मनस शांति, और एक चित्त की शांति, ये प्रोग्राम मुझे देना चाहता है। तो अगर 12 कदम के ऊपर में मैं अच्छे से प्रैक्टिस करता हूँ स्पॉन्सर के माध्यम से, स्पॉन्सर यहाँ पे फ्री में मिलता है, उसका कोई चार्जेस पे नहीं करना है, विना मूल्य है। बस वहां पे भी मुझे मेरा थोड़ा घमंड तोड़ना पड़ेगा। मैंने 2 स्पॉन्सर लिया है, एक सर्विस स्पॉन्सर और एक स्टेप स्पॉन्सर। मैंने 2 स्पॉन्सर फ्री में मिलते हैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में। बस मेरी उनको लेने की इच्छा, मेरी विलिंगनेस और मेरी डिजायर, मेरी महत्वाकांक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे बीमारी में मैं फंसा हूँ कि इसका दुनिया में कोई रासायनिक उपाय नहीं है। धड़ल्ले से लोग आत्महत्या कर रहे, सुसाइड कर रहे, मर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ ये 6.5 साल में, मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ।
पर थोड़ा मेरा घूमना है पूरा चंद्रपुर, वनी, वरोरा, बल्लारशाह, इधर पूना बीच में गया था, भोपाल गया था, इंदौर गया था। और आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया में दिखता है कि भाई ये बीमारी में, जिस बीमारी में मैं आया हूँ, ये बीमारी कोई शादीशुदी बीमारी नहीं है। ए डिस्परेट डिसीज इज रिक्वायर डेंजरस रेमेडी। एक असहाय और असाध्य बीमारी में फंसा हूँ, और इसका डेंजरस रेमेडी बोला है, खतरनाक इलाज। खतरनाक इलाज ये की है, 12 प्रिंसिपल। अगर ये 12 प्रिंसिपल मैं मेरी जिंदगी में अगर लागू करता हूँ, तो डेफिनेटली एक आध्यात्मिक जीवन जो अभिप्रेत है अल्कोहलिक्स एनोनिमस को, ये स्पिरिचुअल लाइफ मैं जीने का प्रयास कर सकता हूँ। और फिर मेरा जो अहंकार है, मेरा घमंड है, मेरा खुन्नस है, मेरा ईगो है, यह मेरा टूटना चालू हो जाता है। और जैसे जैसे टूटता है तो मेरे में पेशेंस आता है। और फिर समस्या, परेशानी, तकलीफ अपने जगह। शराब तो आज 6.5 साल में बहुत सारी समस्याएं आई, बहुत सारी समस्या आई, बहुत सारी तकलीफें आई, बहुत सारे मुझे डिफेम किया गया, बदनाम किया गया। लेकिन मैं टस का मस नहीं हुआ। मैं टस का मस नहीं हुआ। मैं मेरे स्पॉन्सर के साथ में, फेलोशिप के साथ में चलते रहा। आज प्रॉब्लम नहीं है। आज किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। बड़ी सुंदर जिंदगी। और साथ ही साथ मेरे घर के बच्चों का प्रोग्रेस देखता हूँ मैं, तो बड़ा मस्त एक खुशनुमा जिंदगी जो अभी प्रेत है अल्कोहलिक्स को, ये सुंदर सी जिंदगी। और आज मेरा शरीर और मन जो पूरी तरह बेकार हो चुका था, मेरी मानसिकता विकृत हो गई थी, मैं पागल हो चुका था। लेकिन आज आपके बातों, आपकी शेयरिंग सुनते रहने से एक मुर्दे में जान फूकने का मादा, मैं हमेशा बोलता हूँ, मुर्दे में जान फूकने का मादा इस अल्कोहलिक सर्विस के 12 कदम में है। इस 12 कदम को मैं मेरी जिंदगी में लागू करता हूँ, अप्लीकेबल करता हूँ और आत्मसात करता हूँ, तो डेफिनेटली मैं एक खुशनुमा जिंदगी मैं जी सकता हूँ, जिसका मजा मैं गए 6 साल से ले रहा हूँ। आखिरी में बोलूंगा कि व्हाट इज द पर्पज, व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पज ऑफ माई लाइफ इन अल्कोहलिक्स एनोनिमस। ए में आने के बाद में मेरा अल्टीमेट पर्पज क्या है? मेरा एक ही अल्टीमेट पर्पज है, एक खुशनुमा जिंदगी। वो तो मैं जी रहा हूँ। और साथ ही साथ नए भाई की मदद। और नए भाई की मदद जब करता हूँ, तो मेरी औकात मुझे दिखती है कि मेरा पहला दिन क्या था। आज घाटों से निकलकर, ये आप लोगों ने जो प्लेटफॉर्म दिया अल्कोहलिक साइंस का, आज मानसिकता 6 साढ़े 6 साल से मेंटल डिसऑर्डर की मेडिसिन बंद है। मेरी मिसेज भी खाती थी, उसको भी 6.5 साल से मेंटल डिसऑर्डर की मेडिसिन बंद है, साइकेट्रिक की मेडिसिन बंद है। और मुझे भी 6.5 साल से साइकेट्रिक की मेडिसिन बंद है। केवल और केवल एक ही मेडिसिन चालू है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग। और एक इतना बड़ा खूबसूरत, एक बहुत ही बेहद खूबसूरत ये प्रोग्राम हम लोग जी रहे हैं, और एक सुंदर जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ। तो फिर से एक बार देहरादून ऑनलाइन फेलोशिप को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आप लोगों ने शांति से सुना, आपका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर।